नमस्ते, वेलकम, स्वागतम। दिस इज पवन पांडे, मेरा नाम है पवन और आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 which was released in February of 2023. Now these are the short notes prepared by Oracle IS. There are two parts of these notes and these videos. This is the first part. In a few hours you will be receiving part 2 of these notes and these videos. So before anything, let me just discuss what we are going to offer, what Oracle IS is going to offer for UPPCS Mains 2023. Immediately next month, we are going to start daily online answer writing program in which you can write answers. We will be giving you model answers also, and those can give you an idea where you are making a mistake. We will also be running a mains test series, that too online on our LMS, state-of-the-art LMS portal. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यूपी स्पेशल पेपर्स जो अभी जुड़े हैं एंड मेनी पीपल आर एंशियस व्हाट टू डू अबाउट इट, सो वी विल बी रनिंग क्लासेस फॉर दोस यूपी स्पेशल पेपर्स एंड we will be soon coming up with two upcoming books on these UP special papers. So let us just dive in. सीधे शुरू करते हैं. This one basically we are following the same scheme as in the economic survey. Economic survey पूरा का पूरा हिंदी में है, तो उसमें जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री एग्जाम, मेंस के हिसाब से नहीं किया है, प्री एग्जाम के हिसाब से इनिशियल 8 चैप्टर्स आई हैव डिस्कस्ड देयर. द अदर चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग वीडियो, अपकमिंग नोट्स पीडीएफ. सो एक एक करके बात करते हैं. दिस पीडीएफ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. So first chapter is state economy and public finance, and this is perhaps the longest chapter. सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें है. ध्यान में रखना कि आपको प्री का एग्जाम देना है तो पूरी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली याद नहीं होगी तो भी चलेगा. इफ यू गो थ्रू दिस पीडीएफ प्रोबेबली वंस और ट्वाइस, आपके एग्जाम में आपको चीजें याद रह जाएंगी बिकॉज यू हैव टू टिक वन ऑफ द 4 ऑप्शंस. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज this particular economic survey, and any economic survey for the state of Uttar Pradesh, is prepared by Economics and Statistics Division, Arth aur Sankhya Vibhag, which is part of State Planning Institute, again part of Planning Department. योजना विभाग नाम की एक जगह होती है, उसके अंदर Planning Institute, उसके अंदर Economics and Statistics Division. Now, बहुत सारा डेटा आने वाला है, so be prepared. First of all, 2021-22 में जीएसडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइसेस पे, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एनीवेयर इन दिस पीडीएफ, कहीं कहीं हो सकता है गलती से आ गया, बट एनीवेयर इन दिस पीडीएफ आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट करंट प्राइसेस. प्रचलित भाव की बात नहीं करेंगे, स्थायी भाव की बात करेंगे, कांस्टेंट प्राइसेस. सो 9.65%. The reason I'm talking in constant prices is this is how economics is done, and this is how you can expect the question paper to be there. GSDP, अब ये एग्जैक्टली याद नहीं करना, बट यू शुड नो द बॉल पार्क एस्टिमेट दैट दिस इज 1.9 लाख करोड़ एट करंट प्राइसेस. दिस इज द ओनली प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट करंट प्राइसेस. ठीक है, GSDP इज 1.9 लाख करोड़. नाउ यू हैव सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट थी. तो इतनी हिंदी आप भी समझते होंगे कि प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक इस प्राइमरी सेक्टर 14.59% थी आपके जो स्थायी भाव है यानी कांस्टेंट प्राइसेस पे. सेकेंडरी सेक्टर में समवट लेस 10.32 एंड इन द टर्शियरी सेक्टर 6.53. द रीजन आई गेस इज इट इज नॉट गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे. द रीजन इज, कारण यह है कि कोविड की वजह से सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर पूरे देश में ही कम हुआ है. नाउ दे हैव गिवन सम क्विक एस्टिमेट्स, तो ये आपको कम से कम दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए होना चाहिए. जैसे इंडिया के बारे में हमें याद रहता है कि अराउंड से 55% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी GDP comes from service sector, tertiary sector. In Uttar Pradesh it is 47.9%, let us say 48%. Okay, secondary sector around 26% and then primary sector 25.33%. तो रैंकिंग वही है कि टर्शियरी सेक्टर नंबर 1 पे, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर प्राइमरी सेक्टर, बट द नंबर्स आर चेंज्ड. यहां पे प्राइमरी सेक्टर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, 25% इज नॉट लेस. ओके, नाउ
What exactly do we mean by primary, secondary, tertiary sector? These are the government data. आप यूपी का पढ़े, उत्तराखंड का पढ़े, किसी और स्टेट का पढ़े, गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस है उसके हिसाब से ये ऐसे ही प्रिपेयर होता है कि प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइनिंग, क्वेरिंग होती है, ये पता होना चाहिए ऐसे ही। वैसे सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी में बाकी सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, सर्विसेज एक्सेट्रा, वो सब चीजें होती हैं। नाउ व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट? Please note that this per capita income is basically per capita GSDP. They haven't actually calculated the per capita income like we calculate in at the national level. So ये per capita GSDP है जो हमको यहाँ पे मिलती है। कितनी है? अगर constant prices पे 2021-22 की बात करें, around 42,000, 42,525 एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी है, ठीक है। एंड कंपेयर इट विद 2 years ago, 2019-20 उससे ज्यादा थी, 2018-19 ऑलमोस्ट बराबर थी। सो लास्ट 4-5 years per capita income at constant prices has remained either constant or actually has gone down. Okay, why? Everybody knows the reason. कोविड की वजह से इनकी जो इनकम थी, जनरल इनकम, इट हैज डिक्लाइंड। नाउ coming to some data that is given in there. See, जब मैं चैप्टर की बात कर रहा हूंगा तो चैप्टर से रिलेटेड कुछ और रेलेवेंट डेटा भी चैप्टर में दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, तो वो मैंने यहां पे ऐसे ही लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इंक्लूडेड सम सेंट्रल स्कीम्स ऑल्सो। आई हैवंट बाय द वे गिवन डिटेल्स ऑफ एनी स्कीम बिकॉज डिटेल्स ऑफ स्कीम्स आर जनरली नॉट गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे, उसमें है भी नहीं ज्यादा, ठीक है। What I expect is कि मैं यहां पे जिनका नाम बताऊंगा स्कीम्स का, कम से कम आप एक बार उनको देख लोगे, ठीक है। 2-3 घंटा निकालो और उसको एक बार में देख लो। These might be important. अगर इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स these are important schemes and probably we should keep an eye out for them. Now, what is the rule? Okay, what is the population of Uttar Pradesh in comparison to the country? 16.6%. 2011 का डेटा है, रटा हुआ होना चाहिए। Rural population is around 17.7%. Main sources of tax income, sorry, main sources of state income are 3. Actually 3 ही sources होते हैं स्टेट की इनकम के। Number 1 is tax income. Number 1 is whatever income is there apart from tax, and third thing is central transfers. यानी सेंटर से दो चीजें, एक तो स्टेट का जो हिस्सा होता है सेंटर के टैक्सेस में, फॉर एग्जांपल जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब में हर एक स्टेट का हिस्सा होता है। कौन बताता है? यू नो वेरी वेल कि ये फाइनेंस कमीशन की बात है, ये वो बताता है कि मुझे कितना मिलना चाहिए। और दूसरा, सेंटर से ग्रांट्स इन एड आती हैं, मतलब ये ऐसे ही सेंटर अपनी तरह से दे देता है। अब ऐसे ही क्यों देता है, ये वैसे तो इकोनॉमिक्स में प्रश्न है, बट ऐसे ही बता देता हूं। वो ऐसे ही इसलिए दे रहा है कि सेंटर की जो स्कीम्स आ रही हैं वो कैसे चलेंगी, नहीं तो मनरेगा कैसे चलेगा फॉर एग्जांपल, या फिर अगर कोई ऐसी स्कीम है जो सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है, तो 60% तो सेंटर से ही पैसा आएगा उसमें, 40% उत्तर प्रदेश सरकार उसमें देगी। उत्तर प्रदेश 60-40 स्टेट है, मतलब 60% सेंटर से आता है, 40% स्टेट से आता है। किसमें? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर एज यू वेल नो 100% इनका अपना चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। नाउ सेंट्रल ट्रांसफर्स आर 55.52%, मतलब अगर सेंटर ट्रांसफर करना बंद कर दे तो स्टेट का भट्टा बैठ जाएगा, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी स्टेट, सो डोंट वरी अबाउट इट। State tax sources, so biggest source of state taxes is GST, specifically SGST यानी state GST। उसके अलावा यहां पे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं, it starts with here 13.46% stamp and registration। तो जो आप जाते हो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन लेते हो या स्टैम्प खरीदते हो तो वहां से पैसा मिलता है, इट इज 13%। देन इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 2.5%, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना, उसमें टैक्स होता है। राज्य उत्पाद शुल्क यानी स्टेट एक्साइज टैक्स, कुछ चीजों पे अभी भी एक्साइज टैक्स लगता है। आई होप यू नो दैट अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल विच इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, उस पे एक्साइज टैक्स लगता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। सिमिलरली फ्यूल्स पे या एटीएफ पे, जो एयरप्लेन का फ्यूल होता है, या फिर डीजल पेट्रोल पे, उन पे भी राज्य उत्पाद शुल्क या स्टेट एक्साइज टैक्स लगता है।
देन लैंड रेवेन्यू ये 0.41% है। सोचो ये कितना बड़ा हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश पीरियड से पहले। नाउ इट इज देयर बट बहुत ही कम। देन वैट इज देयर, सो 16% वो है। देन जीएसटी इज 40%। सो वी नो ऑल दीज थिंग्स। एंड वाहन कर जो वाहनों पे लगता है यानी आपके व्हीकल टैक्स होता है वो 4.93% जनरली आप रजिस्ट्रेशन कराते हुए करते हैं। मेन एक्सपेंडिचर कहां होता है? सबसे पहले टैक्स कलेक्शन के लिए एक्सपेंडिचर चाहिए, उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होंगी? भाई आपने स्कूल चलाया, अस्पताल चलाया, ऐसी बहुत सारी चीजें चला रहे हैं तो उनमें पैसा लगता है, वो पैसा आता है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज में। जनरली नाउ this is called developmental expenditure and this has become around 57%। इस साल का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, टोटल एक्सपेंडिचर का 57% आपका विकास के लिए डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होता है और बाकी कहते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन बस मतलब क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन है तो खर्चा करना ही पड़ेगा। 55% of revenue is used in salary, pension and interest payments। यानी ये डेवलपमेंटल भी होगा इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि टीचर्स की भी तो सैलरी जाएगी, डॉक्टर्स की सैलरी जाएगी, स्कूलों पे खर्चा होगा, अस्पताल पे खर्चा होगा, लेकिन बाकी लोगों की भी सैलरी जाएगी। आप लोग भी सरकार में जाओगे, आपकी भी सैलरी इसी में से आएगी। सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स अलग से क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज कमिटेड एक्सपेंडिचर, ये आप मना नहीं कर सकते। सैलरी तो आपको देनी ही देनी है, पेंशन आप नहीं दोगे तो सरकार की क्या इज्जत रह जाएगी, और इंटरेस्ट पेमेंट आप नहीं दोगे तो आपको उधार कौन देगा? तो ये तीनों चीजें कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इस पे कोई कोताही नहीं हो सकती। इसके अलावा बाकी चीजें उसमें सरकार का थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन चलता है कि भाई कहीं पे कुछ कम कर दिया, कहीं पे ज्यादा कर दिया। तो ये हम स्कीम्स की बात करें, स्कीम्स के अलावा होता है सैलरी पेंशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 6.05%। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है अभी मैं नहीं बताऊंगा, सबको मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि पता होगा। क्यों कम है आजकल? थोड़ा सा कम है, बीच में एक्चुअली कम ज्यादा हो गया था। रीजन ये है कि जो किसानों के लोन माफ कर दिए थे 2017-18 में, फिर कोविड आ गया तो कैपेक्स कम हो गया। लेकिन कैपेक्स को अगर देखें, डेट जो हर साल डेट उठाते हैं, मान लो इस साल हम 100 रुपया डेट उठाते हैं तो कैपेक्स उससे भी ज्यादा है, मोर देन 100% है। इसका मतलब है कि जो उधार ले रहे हैं वो तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में, सॉरी कैपेक्स में लगा ही रहे हैं, इसके अलावा अपने जो रेवेन्यू है, जो टैक्स वगैरह है, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इस तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम उधार पे नहीं जी रहे हैं। ठीक है, अगर उधार से भी कम हम कैपेक्स कर रहे हैं इसका मतलब है फ्यूचर में भी उधार चुकाने की गुंजाइश हमारी कम है। 2006-07 से स्टेट इज अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, यानी हमारे यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होता है, हमें रेवेन्यू सरप्लस कहा जाना चाहिए। और 2020-21 में डेफिसिट था, यहां गलती से 21 लिख गया है, आप लोग समझदार हैं, जानते हैं कि ये 2021 है, दैट इज ड्यू टू कोविड, और उसके बाद से अगेन हम रेवेन्यू सरप्लस में, रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं है। फिस्कल डेफिसिट इज देयर। अब फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है, या प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है मैं बताऊंगा नहीं, बस यहाँ पे संख्या लिखी है, एक बार नजर मार लेना। टोटल डेट इज अराउंड 6.66 लाख करोड़, व्हिच इज अराउंड 32.5% ऑफ जीएसडीपी। तो जीएसडीपी कितनी होगी? अराउंड 19 लाख करोड़ हमारी जीएसडीपी है, तो 6.66 लाख करोड़ हमारा उसमें टोटल डेट है। तो कुल ऋणग्रस्तता यानी टोटल जो इंडेटेडनेस है स्टेट की, कहां कहां से इसने ऋण लिया है, इसने डेट लिया है, उधार लिया है, वो जानते हैं। तो बाजार से यानी मार्केट से इन्होंने उठाया है 65.70%। इतना ही याद रखना, सबसे ज्यादा बाजार से उठाया है। बाकी एक एक करके याद रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई याद होगा नहीं। इतना बस याद रख लेना कि सबसे ज्यादा जो स्टेट पैसा लेता है, लोन लेता है, वो मार्केट से लेता है। नाउ सेकंड चैप्टर पे आते हैं, विच इज बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी बैंकिंग और संस्थागत वित्त। पहली चीज, कुछ जो आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो उसके शुरुआत में कुछ बॉक्सेस बने हुए होते हैं, उसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं। समटाइम्स आई हैव इंक्लूडेड दीज थिंग्स व्हेनेवर दोज सीम्ड इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, स्टैंड अप इंडिया की परफॉर्मेंस में, स्टैंड अप इंडिया एक स्कीम है
UP is there in the first position. Similarly, जनधन स्कीम में यूपी में सबसे ज्यादा अकाउंट खुले हैं. Generally, this should not come as a surprise because UP is after all the largest state in the country. तो ये तो होना ही था. Currently, one banking outlet is there at 1.33 square kilometers. The debt to deposit ratio of a state, यानी कितना उन्होंने उधार लिया है यूपी के लोगों ने और कितना यूपी के लोगों ने बैंक में जमा किया है. तो जमा ज्यादा किया है और उधार कम लिया है, उसका आधा ही उधार लिया है, तो 53% है. इसका मतलब क्या होता है ये मेंस में मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बता दूं अगर, तो बिना उधार के कोई धंधा नहीं चलता. और यूपी में चूंकि उधार कम लिया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो एमएसएमईज हैं, बिजनेसेस हैं, उनको परेशानी हो रही होगी या उनको उधार नहीं मिल रहा होगा. दे आर स्टार्व्ड ऑफ फंड्स. नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. बताऊंगा नहीं क्या होता है, इतना ध्यान में रखना कि 59% ऑफ टोटल लेंडिंग इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. उसमें 25.6% एग्रीकल्चर, यानी 100 रुपया उधार दिया होगा तो 25-26 रुपया एग्रीकल्चर को उधार दिया है. तो एग्रीकल्चर का अच्छा शेयर है, प्रायोरिटी सेक्टर का अच्छा शेयर, एग्रीकल्चर प्लस जो एमएसएमई वगैरह और बाकी जो भी प्रायोरिटी सेक्टर में होता है. बैंक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन के लिए कि बैंक कहां पे है, एटीएम कहां पे है, एक ऐप बनाया गया है जिसको बोलते हैं जनधन दर्शक ऐप. तो याद रख लेना, पूछ ले तो पता है. वैसे ये सवाल इस तरह के पीसीएस में कम आते हैं, लेकिन अब इतने ऐप बन गए, किसी का मन हो पूछ ही ले तो बता देना. वैसे सारे पोर्टल्स लगभग जितने भी इसमें मेंशन किए हुए इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, तो उसकी चिंता नहीं. कृषि समन्वित विकास योजना यूपी में चल रही है और इसका काम क्या है, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी देती है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. आपको अगर फॉर एग्जांपल एक कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो उसके लिए आपको लोन पे जो इंटरेस्ट होगा 3% उसका जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार माफ कर देगी. यानी अगर 12% इंटरेस्ट रेट है तो आपको 9 ही देना है, 3% सरकार ने देना है. फसल बीमा योजना बिल्कुल चल रही है, 23 लाख फार्मर्स को फायदा भी हुआ है. कुछ और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स यहाँ पे लिखी हैं, ऐसे पढ़ लेना, कुछ अलग सा चीज नहीं है. टोटल 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं स्टेट में जिसमें सारी स्कीम्स चल रही हैं. कुछ फाइनेंस स्कीम्स जो कुछ स्टेट की हैं, कुछ सेंटर की हैं, जैसे एग्री क्लिनिक स्कीम या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार स्कीम. कुछ जो स्टेट की स्कीम्स हैं वो पढ़ लेना, कई बार स्टेट वाले अपनी स्कीम्स पूछ लेते हैं. तो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग स्वरोजगार योजना, इसके अलावा मुद्रा, स्टैंड अप, ये सब तो सेंटर की स्कीम्स हैं ही. एंड पीएम आवास योजना, ये सारी स्कीम्स इसके थ्रू होती है, बैंक्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के थ्रू. नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं एग्रीकल्चर. आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे में ये चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं, 145 पेज का इकोनॉमिक सर्वे. मैंने 65 पेज का आपको 14 पेज करके दे दिया और वो भी आधे आधे पेज हैं. तो एक बार इसको रिवाइज करने में आपका कुछ नहीं जाता और बहुत संभावना है कि एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिले. नंबर 1, यूपी की रैंक. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है कि भैया कंट्री में यूपी की रैंक क्या है. तो यूपी की रैंक अगर देखा जाए व्हीट और फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में पूरी कंट्री में है नंबर 1, यानी गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में होता है. इसके अलावा फूड ग्रेन्स में भी यूपी नंबर 1 पे है. इट इज द 4th लार्जेस्ट एरिया, सॉरी स्टेट बाय एरिया. तो 7.6%. अभी थोड़ी देर पहले हमने पॉपुलेशन पढ़ी थी कितनी, 16.6%. उसका आधा से भी कम हमारा एरिया है, 7.3%. देन देयर आर 4 इकोलॉजिकल जोन्स इन यूपी. आपने अगर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो अच्छा है, नहीं तो मैंने यहां दोबारा लिख दिया. तराई, गंगा प्लेन्स, भाबर, विंध्य एरिया. एग्रीकल्चर से रिलेशन है इसका, तो इसलिए उन्होंने वहां पे दे रखा था. एंड 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन यूपी. तो भाबर की सॉइल अलग होती है, तराई की अलग, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली एंड मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल यूपी की क्या है, अलुवियल सॉइल. गंगा नदी के आसपास की जो दोआब की सॉइल, गंगा रिवर वैली की जो सॉइल है, दैट इज अलुवियल सॉइल. क्लाइमेट ऑफ यूपी सब ट्रॉपिकल एंड इट इज वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तभी तो इतने से कम लैंड में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन सस्टेन कर रहा है. एग्रीकल्चरल ग्रोथ 21-22 में हुई 18.17%. कंफ्यूज मत होना प्लीज, प्राइमरी सेक्टर अलग चीज है, एग्रीकल्चर अलग चीज है. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में 14 पॉइंट समथिंग ग्रोथ हुई थी, एग्रीकल्चर में उससे भी ज्यादा ग्रोथ हुई है 18%. तो अच्छी बात है. मेन क्रॉप्स कौन कौन सी है,
सबसे ज्यादा एरिया जो क्रॉप्स लेती है वो है वीट। 97 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया वीट कवर करती है यूपी के अंदर में। अगर इसके अलावा बात करें पैडी, जिसको हिंदी में कहते हैं धान, 60 लाख हेक्टेयर दूसरे नंबर पे है। पल्सेस 24 लाख हेक्टेयर, एंड देन ऑयल क्रॉप्स है बहुत सारी और भी। इतना लिखा हुआ है, इतना ही आपको याद रखना है। 125 मंडीज आर कनेक्टेड थ्रू ई नैम। ई नैम क्या है? ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, एक पोर्टल है, जाओगे वहां पे जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, एक तरह से मंडी है ऑनलाइन। नोडल एजेंसी फॉर जीआई, ये थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्होंने एक नोडल एजेंसी बना दी है जीआई टैगिंग के लिए। तो जहां भी आपने पढ़ा होगा कि भाई कोई चीज होती है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरह की होती है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं। यानी अगर मैं एक साधारण भाषा में बात करूं आपसे, तो दशहरी आम मलिहाबाद के होते हैं, ये उसकी ज्योग्राफिकल पहचान है, और उसको फॉर्मलाइज कर देते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से। वैसे ही ताले अलीगढ़ के मशहूर हैं, या चाकू रामपुर के मशहूर हैं, या फिर बनारस का बनारसी साड़ी का जो जरी का काम है वो मशहूर है, तो यह लखनऊ का चिकनकारी का काम, तो उसको हम टैग कर देते हैं कि ये लखनऊ के अंदर में जो पैदा हुआ, इस तरह का जो प्रोडक्शन हुआ, उसको ही हम बोलेंगे कि ये ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रोडक्शन है। क्यों? लोग खरीदते हैं इसी नाम से कि भैया हमें लखनऊ की चिकनकारी चाहिए, या बनारस की बनारसी साड़ी चाहिए, या फिर दशहरी आम चाहिए, या फिर कोई भी और चीजें हो सकती हैं, चाकू छुरी कालीन भदोई के होते हैं। तो ये कौन करेगा? इसमें बहुत सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, बहुत सारी बाकी कमोडिटीज हैं। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एग्री फॉरेन ट्रेड डायरेक्टरेट ऑफ यूपी। यानी इसको अगर हिंदी में मैं बता दूं आपको, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे इसका इंग्लिश यही है 100%, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 4 इज फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। बाय द वे, कोई भी इश्यू हो आपको तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं। इट कैन बी ड्यू टू प्री के बाद में मेंस के लिए भी। स्टेट का टोटल एरिया कितना है? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो मतलब ग्रामर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये स्टेट वाले पूछ लेते हैं, तो याद कर लेना, बहुत ही बेसिक चीज है। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून ये रिपोर्ट निकालती है, और इसमें जो रिपोर्टेड एरिया है यूपी का फॉरेस्ट एरिया वो है 9.23%। तो ये है फॉरेस्ट एरिया। अभी रुकना, कहीं जाना नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट कवर इससे कम है। 6.15% इज द फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो भी कोई बात नहीं, रट लो, समझाने के लिए मीन्स पड़ा है, उसमें समझ लेना। और इंक्रीज ऑफ 91 स्क्वायर किलोमीटर। अभी जो नेशनल पॉलिसी है उसके हिसाब से कितना होना चाहिए? 33.3% तो होना ही चाहिए। नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हर साल 0.04 करके बढ़ाएंगे, तो प्रोबेबली ओवर 100 ईयर्स और 200 ईयर्स कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, जो कि सारे वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज में यूपी की चल रही है। सबका नाम मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है? यूकेलिप्टस, उसके बाद शीशम, साल। यानी फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है? तो ये किस में नापे जाते हैं? ये क्यूबिक फीट में नापे जाते हैं। तो कुछ होगा ऐसा, बट आपको याद रखना है यूकेलिप्टस सबसे ज्यादा पैदा होता है, उसका शीशम और साल ये 2021-22 का है। कभी कभी साल ज्यादा हो जाता है, कभी शीशम, ये आसपास का ही है। एक नया जू बनाया जा रहा है गोरखपुर में, किसके नाम पे? शहीद अशफाकुल्लाह खान। हालांकि वो गोरखपुर के नहीं थे, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो उनके नाम पे अच्छा हो रहा है। इटावा में लायन सफारी बनाई जा रही है। हालांकि लायन वहां पे नहीं है, लेकिन लायन सफारी उसके लिए पूरी तैयारी है। अच्छा, और ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया है। अब I have given a list of all the important places related to wildlife in UP. ध्यान रखना, यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में होता है। किस चीज के लिए फेमस है? बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा, तराई का एरिया, यहाँ ये सब मिलता ही है। जैसे यूपी उत्तराखंड में कॉर्बेट है, राजा जी है, वैसे ही वहां पे दुधवा है, आसपास का ही एरिया है। फिर पीलीभीत, ये भी उसके पास का ही एरिया है, वहां टाइगर रिजर्व है।
अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। चंबल वन्य जीव विहार इटावा और आगरा जिले में पड़ता है, स्पेशली फेमस फॉर घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन। चंबल रिवर इज वन ऑफ द लीस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन उत्तर प्रदेश। कारण है वहां पे डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ, और ऐसा डेवलपमेंट कम ही हो तो अच्छा है, लेकिन चंबल रिवर इज वेरी क्लीन, मतलब आप उसमें नीचे तक तला देख सकते हैं। तो वहां पे गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती हैं, जो बाद में गंगा में भी दिखाई देती हैं, सॉस बोलते हैं उसे। मगरमच्छ भी होते हैं और घड़ियाल भी होते हैं। घड़ियाल तो खैर लखनऊ में भी लोग कुकरेल में वहां पे रखते हैं। अब इसके बाद में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, करतनिया घाट, रानीपुर, महावीर स्वामी, चंद्रप्रभा। अब सब तो याद कर नहीं सकते यार, तो मेरा एक जो सुझाव है वो ये है कि जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े मतलब ये 5 स्क्वायर किलोमीटर का, ये क्या करोगे याद करके, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर का, ये तो पता होना चाहिए ना। 2000 स्क्वायर किलोमीटर की अगर कोई वन्य जीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तुम्हें नहीं पता है तो शर्म है कि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। 400 स्क्वायर किलोमीटर, तो 200 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर के जितने भी हैं, कम से कम उनको देख लेना। बाकी बेशक ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, या फिर अगर कोई करंट अफेयर्स में रहे हो तो। एनीवेज, सो हैं बहुत सारे। पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव में है, समसपुर, पार्वती अरंगा, पता नहीं कहां कहां से हैं, बहुत सारे हैं। तो जितना याद एक बार देख जाना, जितना याद हो गया ठीक है, नहीं याद हुआ तो भगवान की यही मर्जी थी। लखनऊ में जू है, कानपुर में जू है, दोनों जगह ये सारी जानवर लिखे हैं। नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, मैंने बता दिया कि गोरखपुर में किसके नाम पे बन रहा था। प्रोजेक्ट टाइगर के जो एरिया हैं वो कौन कौन से हैं? दुर्गा नेशनल पार्क, किशनपुर, करतनिया घाट, आजमगढ़ सेंचुरी और पीलीभीत सेंचुरी। कम से कम इनके नाम ही रट लेना, बाकी नहीं भी रटोगे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आजमगढ़ यहाँ गलती से लिख दिया है। आजमगढ़ यहाँ गलती से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने वहां भी आजमगढ़ लिखा है। एक्चुअली में ये आजमगढ़ नहीं है, ये अमानगढ़ है, ध्यान में रखना। मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, पीडीएफ में भी करेक्ट करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरीज। सबसे ज्यादा एनिमल पॉपुलेशन भी यूपी की ही है। पूरी कंट्री में कितनी है? 6.9 करोड़। स्टेट में अगर देखा जाए कि दूध देने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा जो उन्होंने नापी है, एवरेज कैपेसिटी उन्होंने बताया डोमेस्टिक ब्रीड की ज्यादा है, ठीक है। सरकारी आंकड़ों पे मुझे भरोसा नहीं होता है, मुझे इस पे भी नहीं है, बट जो लिखा है वो ये है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने यही लिखना है कि डोमेस्टिक ब्रीड की गायें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में। अगर होती, लेकिन अगर होती, मतलब एक साधारण सा प्रश्न है, तो लोग जर्सी क्यों पालते? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात करते हैं इसकी। अंडों में 65% बैकयार्ड पोल्ट्री, यानी किसी ने 2 मुर्गियां, किसी ने 4 पाल रखी, बैकयार्ड पोल्ट्री, और 35% ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में लोगों ने अंडा फार्म खोले हुए, वहां से आता है। स्टेट 45 लाख अंडे और 30,000 मुर्गे मुर्गियां हर दिन इंपोर्ट कर रहा है, एमपी से, बाकी जगहों से, जहां से भी ले रहा है। तो ट्राई की जा रहा है कि इस सेक्टर में थोड़ा काम किया जाए ताकि हमारी डिपेंडेंस बाकी जगहों पे कम हो। यूपी में कैटल ब्रीडिंग पॉलिसी भी है 2018 की, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी, याद रखना 2018 की कैटल ब्रीडिंग पॉलिसी है। बस यही सारी चीजें उसमें है कि देसी गाय ज्यादा होनी चाहिए, सेक्स असॉर्टेड सीमेन देना चाहिए ताकि 90% बछिया ही पैदा हो, 10% बछड़ा पैदा हो, और सब जगह पे अच्छे इस तरह क्वालिटी की जो नस्ल की सांड है वो अवेलेबल रहनी चाहिए। यही सारा कैटल ब्रीडिंग पॉलिसी में, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। स्ट्रे कैटल एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसके लिए सरकार ने छोटे मोटे कुछ काम किए हैं। नंबर 1, 224 काउ प्रोटेक्शन एरिया, वो संरक्षण केंद्र बना दिए हैं। अभी बनाने उन्होंने और ज्यादा है, 303। इन सारे एरियाज में जो काउ प्रोटेक्शन एरिया है, यहां पे इन्होंने मनरेगा के साथ में कन्वर्जेंस किया है। ये नहीं बताऊंगा कन्वर्जेंस क्या होता है, बाद में। तो क्यों किया है? सिविल वर्क के लिए, कंपोस्टिंग का काम, चारा उगाने के लिए, दुनिया भर का जो काम है उसमें मनरेगा के मजदूर लगा रखे हैं। 1.62 लाख कैटल उनको दे दिए गए जो लोग पालना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई हम ये गाय पाल लेंगे, तो भैया ले जाओ इसी गौ संरक्षण केंद्र से। मिल्क प्रोडक्शन में स्टेट इज नंबर 1 इन द कंट्री, भाई होना ही है। और पराग आपको पता ही है कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन अमूल अब धीरे धीरे बीट कर रहा है। 2020-21 में
313 लाख मीट्रिक टन दूध हमने प्रोड्यूस किया, और इसलिए हमने अवार्ड्स देने चालू किए हैं ताकि और दूध प्रोड्यूस करें। तो नंद बाबा अवार्ड, नंद बाबा कौन थे सबको पता है, कृष्ण जी के पिता थे, मतलब दत्तक पिता। तो नंद बाबा अवार्ड दिया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर होगा, उसको जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, गांव के लेवल पे कोई 25,000 10,000 ऐसे छोटे छोटे अवार्ड्स दे दिए जाएंगे। फिशिंग कम्युनिटी, मछुआ समुदाय, उसके लिए कुछ काम किया जा रहा है, जैसे ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो पीएम मत्स्य संपदा विकास योजना, उसमें ये इंश्योरेंस किया जा रहा है, या मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, मछुआ आवास योजना। नाम से ही है कि भैया उनमें आवास बना दिए जाते हैं, इट्स लाइक इंदिरा आवास, या आज की डेट में पीएम आवास कहते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है। चैप्टर नंबर 6 पे आ गए हम, हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो एक इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन चलता है स्टेट के अंदर में, उसमें हम दो चीजों पे खास ध्यान दे रहे हैं। नंबर 1, एक्सोटिक फ्रूट क्रॉप्स। तो ड्रैगन फ्रूट, फिग्स, स्ट्रॉबेरीज, इन पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये, इनको हिंदी में कहते हैं विलायती फल, ठीक है, ये इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। तो ड्रैगन फ्रूट, फिग्स, स्ट्रॉबेरीज वो लोग खाते हैं जो थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। साधारण लोग केला खा लेते हैं या संतरा खा लेते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, तो मतलब किसान को पैसा मिल सकता है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि उनकी इनकम को हम बढ़ा सकें, तो इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ नीश फ्रूट क्रॉप्स है। नीश का मतलब, ये हिंदी में भी नीश ही लिखा हुआ है, नीश का मतलब होता है जो कि उत्तर प्रदेश की विशेष यहाँ पे पैदा होती है, जैसे आंवला होता है उत्तर प्रदेश में, जामुन, करौंदा, बेल, इमली, टैमरिंड, जैक फ्रूट यानी कटहल। उत्तर प्रदेश में तो नहीं, बट इन साउथ इंडिया दे ईट जैक फ्रूट विदाउट मेकिंग सब्जी। सब्जी नहीं बनाते, उसे पकने देते हैं, पकने के बाद वो मीठा होता है अंदर से, उसे खाया जाता है दक्षिण भारत में। फालसा, हनुमान फल, ये सब के लिए इन्होंने किया है, इसको हम प्रमोट करेंगे। देन फ्रूट बेल्ट्स है, 3 अलग अलग फ्रूट्स की जो डेवलप की जा रही हैं, मैंगो, गुआवा, आंवला। तो आम आपको पता ही है, बहुत लंबी चौड़ी बेल्ट है, दुनिया भर में जितनी भी जगह है लगभग सब जगह आम होता है, खासतौर से ट्रॉपिकल एरियाज में, यूपी सब ट्रॉपिकल एरिया, तो सहारनपुर, मेरठ, बागपत से लेकर के लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, यानी वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, कहीं भी ले लो, सब जगह आम तो होता ही है। तो सब जगह उन्होंने पट्टियां डेवलप करी हैं। अमरूद के लिए कौशाम्बी और बदायूं। अब आम तो याद रख नहीं पाओगे, शायद पूछे भी ना, अमरूद का शायद पूछ ले तो याद कर लेना। कौशाम्बी और बदायूं में इन्होंने अमरूद के लिए फल पट्टी बनाई है। और आंवला के लिए प्रतापगढ़ जिला है, वहां पे 2 ब्लॉक्स को उन्होंने चूज किया कि यहां पे हम आंवले की फ्रूट बेल्ट बनाएंगे। हॉर्टिकल्चर में हम बात करें तो मैंगो, पोटैटो और गुआवा, इसमें कंट्री का टॉप प्रोड्यूसर है यूपी, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है यूपी। कुछ और स्कीम्स की बात करें, पीएम कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्कीम फॉर हाइब्रिड वेजिटेबल्स, ये सारी स्टेट में चलाई जा रही हैं। एक गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी खुला है। कहां खुला है? लखनऊ में। फेवरेट क्वेश्चन होता है पीसीएस का कि फलाना इंस्टीट्यूट, ठिकाना संस्थान कहां पे, याद कर लेना। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आई थी 2017 में, और रूरल एरियाज में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चल रही है, महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना। खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, साधारण सा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, फूड सिक्योरिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चल ही रही है, फ्री में खाना बंट रहा है। 2020 के मई से यूपी में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी भी चल रही है, और खास बात है कि यूपी में फोर्टिफाइड राइस का भी डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है। और फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? बेसिकली इसमें कुछ नए न्यूट्रिएंट्स जोड़ दिए जाते हैं, जनरली राइस में मिलते नहीं। तो चंदौली एक जिला है, वहां से इसको शुरू किया गया था 2021 में। प्लान यह है कि 2023-24 तक सब जगह फोर्टिफाइड राइस ही बटे, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो राइस से हम लोग पूरी कर दें जो राशन में बढ़ रहा है। एमएसपी कितनी थी? अब आप सोचो कि याद करूं ना करूं, मेरी सलाह है कर लो, कि अगर यूपीएससी में पूछा जा सकता है तो यूपी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यूपीएससी में पूछा गया था एमएसपी रिलेटेड क्वेश्चन, यही पूछ गया था कितना था, तो यूपी के लिए भी पूछ लो, पढ़ लो। पैडी यानी धान का
खरीफ की, पिछली जो खरीफ की थी 2022-23, यानी जो अभी भी गया है अपना कुछ ही महीने पहले, तो 2040 रुपया पर क्विंटल। वीट का 2021-22 का सीजन, क्योंकि बहुत पहले प्रोक्योरमेंट हुआ होगा, पिछले साल प्रोक्योरमेंट हुआ, तो 1975 रुपए पर क्विंटल। और बाजरा का आप देखोगे, ये मोटा अनाज है, दिस इज ईयर ऑफ द मिलेट्स, 2023 को यूएन ने डिक्लेयर कर दिया है ये मोटे अनाज का साल है। श्री अन्न या इस तरह की बातें भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने बाजरे के लिए भी कम से कम एक एमएसपी डिक्लेयर कर दिया, 2350 रुपया पर क्विंटल। याद रखना, कौन कौन करता है प्रोक्योर, सबको पता है, एफसीआई भी करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, पता नहीं दुनिया भर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी करती है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर इस वीडियो के लास्ट पेज पे, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत इंपॉर्टेंट। एक स्कीम है भैया अमृत सरोवर, इसमें 10,000 तालाब बनाए जाने हैं, 7-8 बना चुके हैं, बस स्कीम का नाम याद रख लेना कि अमृत सरोवर, अमृत का चल रहा है, सब चीज में अमृत है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, उस कहीं पे लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यूपी में, अब यहाँ पे मैंने बता दिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कितना है, 60-40 फाइनेंशियल रेशियो चलता है, तो ऐसे इसको रख लेना, किसी भी स्कीम में यही चलेगा। जो भी सेंट्रल सेक्टर की नहीं है, जैसे मनरेगा सेंट्रल सेक्टर की, तो इसमें नहीं, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल रूरबन मिशन या ऐसी कोई स्कीम होगी तो उसमें चल रहा होगा। तो मनरेगा सबको पता है क्या है, यहां मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 213 रुपया डेली वेज है, रट लेना, क्या पता पूछ ले। जियो टैगिंग की जा रही है बहुत सालों पहले से, आधार बेस्ड पेमेंट बहुत सालों पहले से चल ही रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना, अब पीएम आवास योजना ग्रामीण किसको मिलता है, उनको मिलता है जो कि SECC 2011 सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था, बहुत लोग उससे बाहर रह गए। जैसे ये कुछ उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं जो कि काफी पिछड़ी हुई हैं, ठीक है, वन टांगिया, मुसहर, कोल, सहारिया, थारू, नट, चेरा, तो इनको अगर SECC 2011 में आइडेंटिफाई नहीं भी किया है तो भी देते हैं। इनमें से बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं इधर से उधर घूमती रहती हैं, तो SECC में नहीं आती होंगी। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर, काला अजार, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार या कुष्ठ रोग, लेप्रेसी से पीड़ित लोग अगर SECC 2011 में नहीं भी हैं तो भी उनको आवास देने की बात किसमें है, मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके अलावा रूरबन मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय, अपने आप पढ़ लेना, मैं क्या ही बताऊं। अदर स्टेप्स, तो एक डेयरी कंपनी बनाई गई, 40,000 शेयर होल्डर्स हैं बुंदेलखंड रीजन में, उसका नाम है बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, बुंदेलखंड यहां लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। प्रेरणा ओजस नाम की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, क्या काम कर रही है, ओजस यानी सूर्य, तो सूर्य से ओज निकलता है, तो सोलर प्रोडक्ट्स के सेक्टर में। प्रेरणा कैंटीन सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं, ऐसी कैंटीन सरकार चलवा रही है, उनको पैसे वैसे देती है। इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन के लिए वुमेन को भेजा जा रहा है कि सोशल प्रेशर में कई लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरते होंगे तो भाई वुमेन कलेक्ट कर लेंगे, और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे भी वुमेन को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। पंचायत इंपावरमेंट के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा पंचायती राज पोर्टल पे, जहां पे हमारी पंचायत नाम का एक पोर्टल है, उस पे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सशक्तिकरण योजना है, वो भी इंपावरमेंट के लिए ही है। अदर स्टेप्स, अब बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे पुरस्कारों के नाम लिखे हुए हैं बेसिकली, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल, पंचायत लर्निंग सेंटर्स, ये स्टेप है, 3 पुरस्कार है, याद कर लेना कि ये पंचायती राज के लिए दिए जाते हैं। वैसे इसमें नाम भी लिखा हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम, बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें इसके बाद के जितने चैप्टर्स हैं मैं डिस्कस करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।